Hello everyone, welcome to CUET Civil Step and warm welcome to today's class. So this is your class for electrochemistry and for CUET as well as for 12th board. तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं for CUET एग्जाम तो everyone civil step हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं CUET की क्लासेस और ये 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल और सेशन को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका अभी 12th में एग्जाम होना है, जिन्हें भी CUET एग्जाम देना है, ठीक है, कॉलेज एंट्रेंस के लिए। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेशन है ये लास्ट सेशन है, इसमें ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पहले बता चुकी थी कि जो मेटल्स होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटल रिएक्टिविटी पर यहाँ पर अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इससे हमें क्या क्या पता चलता है, मेटल की रिएक्टिविटी पता चलती है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। और ये हमें क्यों पता करना है, क्योंकि हम अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ये इसका एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस हमें कराना है तो कौन कैथोड बना रहा है कौन एनोड बना रहा है इसका पता हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा है, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एवरीवन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो होते हैं जो कि आयंस में टूट जाते हैं इन दी सॉल्यूशन, यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो 100% आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आप जब इसे आयोनाइज करोगे तो ये कंप्लीटली Na+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला एरो यूज करते हैं, दैट मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। आप यहाँ से HCl ले सकते हो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो, दैट विल कन्वर्ट इनटू H+ एंड Cl-। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट यानी कि NaCl ये भी 100% आयनाइज होके Na+ और Cl- देता है। दीज आर बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप जानते हो कि जो अगर आप इनको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि आयन में कन्वर्ट होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो कि जिनका अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत ज्यादा कम होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है यानी कंप्लीट डिसोसिएशन 100%। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम होता है, डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिखती हूँ CH3COOH, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये वाला साइन, और ये कन्वर्ट होगा CH3CO- + H+ में, यानी इक्विलिब्रियम वाला साइन हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह आयनाइज नहीं होते सॉल्यूशन में, वो एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। CH3COH कन्वर्ट हुआ H+ CH2C- में, वो वापस किस में आ गया, CH3COH में। तो इनका एक इक्विलिब्रियम चलता रहता है, ठीक है, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड,
वीक बेस, वीक बेस का एग्जांपल आप देख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक सॉल्ट, जिनका सॉल्ट भी वीक हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं एवरीवन, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ अगर हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद दी, जो कंडक्टिविटी होती है उसका वेरिएशन चेक करना है विद दी कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम और कंसेंट्रेशन हम यहां पर लेते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं यानी कि कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज द फैक्ट रिटन हियर। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे लिया एक बीकर, इस बीकर में मैंने डाला 1 मोल NaCl, ये जो 1 मोल NaCl का आयन सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से मुझे जो कंडक्टिविटी मिल रही है उस कंडक्टिविटी को मैं कहूंगी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये है फर्स्ट लाइन। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? The molar conductivity of the both strong and weak electrolyte increases with dilution of the electrolytic solution, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? सपोज यहां पर हमारे पास था एक बीकर, इस बीकर में हमने इस बीकर में लिया हुआ था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज मैंने लिया हुआ है 2 मोल HCl सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, ये हमने लिया हुआ है। अब सपोज मैंने इसका किया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब मैंने वाटर ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया मैंने, कितना? 1 लीटर। इसमें मैं 1 लीटर पानी और डाल रही हूं, तो ये डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन अब इतनी है, इतना लीटर पानी में इतने मोल आए। तो जब आप पानी और ऐड कर दोगे तो ये इसका लेवल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसे हम डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें डाइल्यूशन कर दोगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? यहां तक भर गया। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी थी कुछ, और जब आपने डाइल्यूशन कर दी तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई डैश। तो ये जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी है डैश वाली, दैट इज ग्रेटर देन नॉर्मल मोलर डेल्टा एम, कि जो डाइल्यूशन जो आपने किया है, अब चाहे ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। Why? इंक्रीज क्यों होगी? What is the reason behind it? तो एवरीवन, जो रीजन है वो क्या है? नंबर ऑफ आयॉन्स। रीजन है नंबर ऑफ आयॉन्स। एवरीवन, जो कंडक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर ऑफ आयॉन्स प्रोड्यूस्ड। अगर नंबर ऑफ आयॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो, क्या होगा? नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएंगे इसका मतलब कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जैसे ही हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। अब आपने क्या किया? पानी डाला, आपने डाइल्यूशन किया, तो जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है पास में वो डिसोसिएट होने लगेंगे, धीरे धीरे टूटने लगेंगे इनटू आयंस, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, जिससे कि मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो दैट इज द रीजन व्हाई
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखते हैं। तो पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अगर हम बात करते हैं एवरीवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होती है वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आती है, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लैम्डा इनफाइनाइट से, लैम्डा एम नॉट से, और लैम्डा नॉट से। तीन तरीके हैं रिप्रेजेंट करने को, किसको, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो क्या हो रहा है, चलो चेक करते हैं। ये ग्राफ बनाते हैं, दिस इज, ये जो हम चेक कर रहे हैं दैट्स हम चेक कर रहे हैं एक इक्वेशन से, वो इक्वेशन है डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन, डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन, that lambda m is equals to lambda m naught minus b lambda root c। ये है हमारी डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, जब हम ग्राफ खींचेंगे लैम्डा m और इसमें यानी y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, सी इंटरसेप्ट माइनस m स्लोप, यानी स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप आता है डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सपोज कंसंट्रेशन मैंने कम करी बाय डाइल्यूशन, तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन कम करूंगी देयर इज अ डिक्रीज इन दी, देयर इज अ इंक्रीज इन दी मोलर कंडक्टिविटी। जैसे जैसे मैंने कंसंट्रेशन कम किया मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और जब आप कंसंट्रेशन को जीरो कर दोगे तो वो पहुंच जाएगी यहां पे, एक्स्ट्रा प्लॉट कर पा रहे हो उसको आप, एक्स्ट्रा प्लॉट आप उसको कर पा रहे हो। तो ये जो यहां पहुंची है ये क्या है बच्चों, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा नॉट और लैम्डा इनफाइनाइट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो आपने वैल्यू पता की है ये सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पता कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है दैट एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की एवरीवन, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, द मोलर कंडक्टिविटी तो कम है, ठीक है, और जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो तो बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाता है। भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, बिकॉज इट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोसिएट ना हो पाए, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है, मतलब वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में ही पड़े हैं सॉल्यूशन में। आप जब ऐसे सॉल्यूशन में आप डाइल्यूशन करते हो बच्चों, तो रैपिड इंक्रीज होता है इन दी कंडक्टिविटी बिकॉज द नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस रैपिडली, डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, आयन बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। तो इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इट्स इंक्रीजेस। अब उसका ग्राफ देखेंगे क्या आता है बच्चों। जो डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन में कह रही थी, ये वाली इक्वेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको ऐसा ग्राफ मिलता है फॉर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ खींचे तो कैसा मिलेगा, देखो
वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले तो कॉन्सेंट्रेट है, फिर जैसे ही हमने यहाँ पे डाइल्यूशन किया, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं हो रहा, फिर स्लाइड एकदम से देखो कितना तेज जल्दी इंक्रीज हुआ है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो हम एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर पाते क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाती है कंसंट्रेशन पे, जीरो तक आती नहीं है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आता ही नहीं है इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए हम डेल जीरो यानी इसकी जो वैल्यू है डेल ऑफ, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जबकि हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो इससे डील करने के लिए क्या हुआ, जब हम इससे डील कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता करेंगे, तो हम इसको पता कर सकते हैं बाय द यूजिंग कोलराउश लॉ। ठीक है, द कोलराउश लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस। ये जो लॉ है ये हमको ये बताता है कि जो आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ईच आयन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंडक्टिविटी। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट या तो कैटायन देगा या एनायन देगा, दो ही टाइप के आयन्स देता है। तो ये जो दोनों आयन्स है कैटायन और एनायन, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द कंडक्टिविटी, है ना। तो कोलराउश ने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि जो आप पता करना चाहते हो, क्या पता करना चाहते हो, आप पता करना चाहते हो दी कंडक्टिविटी, मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ दी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए आपको एक रूल मानना पड़ेगा, दैट रूल स्टेट्स दैट limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as, यानी limiting molar conductivity of the electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the cation anion, यानी कि जो cation anion है उनके सम जो होता है that is equals to the limiting molar conductivity plus that given by the Kohlrausch। ओके यानी कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इफ वी हैव नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस तो उन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये जो कोलराउश का लॉ था that helps in the calculation of the degree of dissociation of weak electrolyte, इससे हम weak electrolyte के लिए अल्फा निकाल सकते हैं, जबकि weak electrolytes के लिए अल्फा निकालना is very difficult because they are not getting dissociate in the solution। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया दैट लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, यानी कितने डिग्री तक, कितने एक्सटेंट तक हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो 1 होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 से बहुत कम होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, यानी कि कितने मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए हैं अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल डिसॉल्व। सपोज आपने एक बॉक्स लिया, इसमें आपने 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए, 100 मॉलिक्यूल आप इसमें डिसॉल्व कर चुके हो, लेकिन डिसॉल्व कितने हुए हैं 50, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 50 अपॉन 100। इस तरीके से कंडक्टिविटी में भी होता है। ओके, नाउ ये हो गया इसका एप्लीकेशन। दूसरा, हम लोग सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली ये इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, दैट हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स बाय यूजिंग कंडक्टिविटी, बाय यूजिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब एग्जाम्स में बच्चों ये जो इंटर कन्वर्जन आप देख रहे हो कि एक चैप्टर से एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ मिला के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रेंडिंग है। तो सॉल्युबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? दैट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आप इजीली सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, हाँ जी, चलो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ओके, आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आपको दिया है सोडियम क्लोराइड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और सोडियम एसिटेट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब बच्चों आपको गिवन है ये इक्विवेलेंट है ना ऑफ NaCl 126.45, फिर आपको गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 426.16, फिर आपको गिवन है सोडियम एसिटेट CH3COONA बराबर 91। ओके, ये आपको गिवन है और आपसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द एसिटिक एसिड इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी आपसे पूछा है ये सॉरी, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आप इनका यूज करके यानी कि जो गिवन डेटा आपको गिवन है इसका यूज करके आप ये फाइंड आउट करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए, आपको 2 मिनट्स देती हूं मैं। ट्राई एवरीवन। ठीक है, तो अब कैसे ट्राई करोगे आप? किया आप लोगों ने? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है उसको अप्रोच क्या है उसको सॉल्व करने की, आपको इक्वेशंस बनानी है, उसको आपस में प्लस माइनस करना है और आपको एक्चुअल में ये लेकर आना है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे हम, हमें है गिवन NaCl गिवन है, HCl गिवन है और CH3C डबल बॉन्ड ONA गिवन है। इनको हम पहले क्या लिखेंगे, इनको खोल के लिख लेंगे। ठीक है, खोल के लिखने का मतलब है लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एनायन। ठीक है, HCl का बनेगा लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट, CH3CO माइनस का लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है CH3COOH, यानी कि हमें चाहिए लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस, ये चाहिए हमको। हम इन तीनों का यूज करके ये बनाना है। क्या आप कर सकते हैं? कैसे करेंगे देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड यानी ये तो और इन दोनों को तो मुझे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है, यानी सेकंड और थर्ड और सेकंड को जोड़ दो और माइनस कर दो जो बचा हुआ पार्ट है उससे। तो क्या आएगा? अगर मैं यहां पे लिखती हूं तो ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज करके लिख रही हूं, जगह नहीं है। तो मैं क्या करा, मैंने इक्वेशन
सेकेंड प्लस थर्ड -1। तो देखो ध्यान से, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस फाइनाइट प्लस सेकेंड इक्वेशन लैम्डा H प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट माइनस सेकेंड और थर्ड को मैंने जोड़ दिया, माइनस कर रही हूं 1 से, लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब चूंकि हमने माइनस किया है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, अंदर का माइनस हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट हटा के माइनस लिख देती हूं। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, बचेगा क्या, Cl माइनस से Cl माइनस, Na प्लस से Na प्लस, बचा क्या, बचा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस। यही चाहिए हमको, हमें यही चाहिए। तो हमने एवरीवन इक्वेशन बना ली। अब आपकी जो वैल्यूज गिवन है उनमें भी आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है आपको, 2 और 3 को जोड़ना है, 1 में से माइनस करना है, यानी 426.16 प्लस 91 माइनस 126.45, आपका आंसर आ जाएगा 370 रिगार्डिंग समथिंग। ओके, 390 सॉरी 390.7, ये आ गया आंसर। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन है, ये आप घर से करिए इसको, सेम वैसा ही होगा जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, चलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है आपको। तो BaSO4 इफ इट्स कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस एट कंडक्टिविटी यानी कप्पा, मोलर कंडक्टेंस एट दिस सैचुरेशन यानी कि लैम्डा m नॉट आर दिस एंड दिस। बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो अगर इफ यू रिमेंबर फ्रॉम इक्विलिब्रियम, BaSO4 किस में टूटेगा, Ba प्लस 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसके कितने सॉल्युबल मोल होते हैं, SS। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है KSP बराबर S स्क्वायर। हमें S की वैल्यू निकालनी है, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम निकाल देंगे। S कहां से आएगा, S आएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन, तो हमको वैल्यूज तो गिवन ही है, कप्पा कितना किया हुआ है 3.06 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, और ये कितना दिया हुआ है 153। ठीक है, तो एवरीवन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब आपको इसमें वैल्यू लिखनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्युबिलिटी में कंडक्टिविटी भी पूछी है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट बचा है लास्ट में, कितने टाइप के सेल होते हैं। तो हमें पढ़ना है सेल और बैटरी। तो एवरीवन प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। तो यहाँ पे जो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बैटरी, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। तो एक बार देख लो आप, प्राइमरी बैटरीज कैन बी यूज्ड ओनली वंस और कैन नॉट बी रिचार्ज, यानी आप एक बार यूज करके इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, इन्हें कहते हैं प्राइमरी बैटरी। जैसे ड्राई सेल, जैसे ये रिमोट है, इसके अंदर जो सेल लगे हुए दीज आर दी ड्राई सेल। ठीक है, हमारे घर में जो टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, सब में ड्राई सेल हम यूज में लेते हैं। इनको हमें दोबारा लगाना पड़ता है, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो दैट इज प्राइमरी बैटरीज। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी बच्चों जिनको हम एक से बाद ज्यादा बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे निकल कैडमियम लेड स्टोरेज बैटरी। जैसे कि हमारे फोन की बैटरी, आप देखते हैं कि हम फोन को रिचार्ज करते रहते, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, हम फिर रिचार्ज कर लेते हैं, दैट हैज अ सेकेंडरी बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो देखिए ये तो एक डायग्राम आपको दिख रहा है, दैट इज द डायग्राम ऑफ द ड्राई सेल, यानी प्राइमरी बैटरी इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से प्राइमरी बैटरी होती है। ठीक है, और सेकेंडरी ये भी प्राइमरी बैटरी में चल रहा है, दैट इज द सेकेंडरी बैटरी, यानी रिचार्जेबल बैटरी जो होती है सेकेंडरी बैटरी, वो ऐसे दिखती है लेड स्टोरेज वाली। ये इसकी रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये नेट सेल रिएक्शन है। देखो डिस्चार्जिंग रिएक्शन मतलब लेड होता है, लेड यानी हमारा मेटल सॉलिड, वो PbO2
और एसिड लेते हैं हम साथ में, तो लेड सल्फर सल्फेट और H2O हमको मिलता है। कैथोड पे होगा रिडक्शन और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये होगी एक ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट कि जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है और रिचार्जिंग प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस है, एक तो चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग प्रोसेस बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, चार्जिंग प्रोसेस बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही पढ़ा हमने, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और केमिकल एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, तो जब हम हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, यानी कि जो यूज कर रहे हैं हम उसको, तब हमें क्या मिल रहा है? हमारे पास केमिकल, जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। और जब हम उसे चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज करोगे आप, जो बैटरी है, तो कैसे चार्ज करोगे? इलेक्ट्रिसिटी प्लग में लगा के चार्ज करोगे, तो आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, फिर वो केमिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इज फ्यूल सेल। एवरीवन, व्हाट इज फ्यूल सेल? फ्यूल सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें हम फ्यूल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, और फ्यूल मतलब जैसे हाइड्रोजन का गैस, हाइड्रोजन गैस का फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन गैस का फ्यूल हो गया, बायोगैस का फ्यूल हो गया, ये जो भी फ्यूल्स है ना, इन सब से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, दैट इज फ्यूल सेल। A fuel cell is a device that converts chemical energy from fuel into electricity. इसमें हम फ्यूल पास करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पास करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, इनका यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, पावरिंग बिल्डिंग्स, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, यूटिलिटी एंड लैपटॉप और कंप्यूटर। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो फ्यूल सेल है, इनका यूज हम स्पेसशिप प्रोग्राम में भी करते हैं। स्पेसशिप प्रोग्राम यानी स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उन्हें रिक्वायर्ड होता है वाटर। तो ये जो फ्यूल सेल होते हैं, इनका सब प्रोडक्ट या बायो प्रोडक्ट वाटर होता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये पानी भी एज अ बाय प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसीलिए फ्यूल सेल को कहाँ यूज करते हैं? स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, देखो दैट इज द फ्यूल सेल, आपको दिख रहा होगा, यहां से फ्यूल आ रहा है हाइड्रोजन गैस, यहां से फ्यूल आ रहा है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो यहाँ पे जो कैथोड होता है बच्चों, वहां रिडक्शन होता है, आप जानते हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा एनोड है, हाइड्रोजन गैस आई, तो एनोड पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आई H2, और वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो गया 2H प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन में। इसी तरीके से हमें एक और H2 गैस मिली, और हम वो भी कन्वर्ट होगी 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू प्रोड्यूस 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां से ये हुआ, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो ये जो 2H प्लस है, ये कहाँ मूव करेंगे? टुवर्ड्स दी कैथोड, और ऑक्सीजन और इन सब के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? H2। ठीक है, OH माइनस बनाएंगे, एनर्जी और हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट हीट इज प्रोड्यूसिंग हियर, और जो बाय प्रोडक्ट है वाटर, वो भी हमको मिल जाता है। फ्यूल सेल वर्क जस्ट लाइक बैटरीज, बट दे डू नॉट रन डाउन और नीड रिचार्जिंग। ठीक है, वो बैटरी की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उनको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड, यानी कि जैसे जितना आप फ्यूल देते रहेंगे, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। अ फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड। ठीक है, सैंडविच अराउंड एन इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम, जो कि फ्यूल सोर्स से आ रहा है, इट कनेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव एनोड कैटलिस्ट, इट स्प्लिट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एनोड पे क्या हो रहा है? H प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोटॉन है, ये सीधे इलेक्ट्रोलाइट्स के पास चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा थ्रू दी एक्सटर्नल सर्किट, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, वो गए और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। ठीक है,
जो सर्किट रिटर्न्स द इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रो लेयर, जहां पे ज्वाइन होकर इस तरीके से यहाँ पे ये काम होता है फ्यूल सेल का। ठीक है, दैट्स इट एवरीवन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर यहीं अपना खत्म होता है। और सो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर इन द CUET। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट यू कैन हैव ऑल द नोटिफिकेशन। और अभी एग्जाम भी आ रहे हैं, CUET का एग्जाम आ रहा है, 12th बोर्ड का आ रहा है, तो ये बच्चों ये जो क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर भी करना है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करना है। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।